करेंगे एंटीबॉडी आईजीए। तो आईजीए जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में डिस्कस किया था आईजीजी, तो आईजीजी के बारे में हम आपको फुल डिस्क्रिप्शन दिए थे और पूरा उसका मैकेनिज्म के साथ आपको हम एक्सप्लेन किए थे। मैं उम्मीद किया होगा कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो हम सेकेंड आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एंटीबॉडीज जो होते हैं जनरली 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 5। मैंने बताया था आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। मैंने एंटीबॉडीज के बारे में भी डिस्कस किया था और मैंने आईजीजी के बारे में पूरे काफी मैकेनिज्म और लाइफ रिस्पांस और उसका हैबिटेट के साथ डिस्क्रिप्शन किया था कि नहीं? यस सर। तो आज के हम लेक्चर में बात करेंगे आईजीए। आईजीए जो एंटीबॉडीज है वो पार्ट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, अगर हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अगर हम आईजीए, आईजी का मतलब तो आप जानते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी ए, मतलब कि ये जो एंटीबॉडीज है आईजीए, ये आईजी का मतलब समझ रहे हैं ना? इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारे गामा इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलकर बने होते हैं। यही मैं बताया था ना, इम्यूनोग्लोबुलिन में ये एंटीबॉडीज जो होते हैं बने होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के। और ग्लोबुलिन मैंने बताया था जनरली 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। मैंने बोला था कि अल्फा और बीटा जो ग्लोबुलिन होते हैं वो आपके लीवर में बनते हैं, बट गामा ग्लोबुलिन आपके लिम्फोइड्स ऑर्गन्स में बनता है ना। और वही आपके एंटीबॉडीज बनाने में क्या करता है? सहायता। इतना समझ में आया था? अगर हमारे आपको नहीं इसके बारे में अगर पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कृपया करके स्टार्टिंग से आप वीडियो देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसी सेकेंड पार्ट को, आईजीए को। देखिए, अगर हम आईजीए एंटीबॉडीज है, ये क्या है? एंटीबॉडीज है, लेकिन है क्या? ये किस तरह से वर्क करता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका लाइफ रिस्पांस कितना है, ये तो हमें नहीं पता है ना, नहीं पता है। ये कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी में, कहाँ पाया जाता है, ये चीजें तो हमें इतना बारे में नहीं पता है, लेकिन वही चीजें को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्या बोला है कि अगर हम हैबिटेट की बात करें, मतलब कि ये कहाँ पाया जाता है। हैबिटेट का मतलब जैसे कोई कह रहा है ना कि आपका हैबिटेट कहाँ है, तो आप बताएंगे ना कि हमारा घर वो दे ले दिया, ये दे वो दे, बताएंगे ऐसे ना, ऐसे अपना एरिया बताएंगे ना कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, मैं जब में पानी में रहना, हम ऐसे रहते हैं, जब जंगल में रहते हैं, तो ये आपका हैबिटेट है ना, आप वहाँ पे अपना सर्वाइव कर रहे हैं। तो हैबिटेट की अगर बात करें तो ये मोस्टली आपका सीरम में पाया जाता है। मोस्टली का मतलब क्या हुआ? अगर आपको अधिक मात्रा में, मैंने आपको बताया भी था, एंटीबॉडीज जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको किस पार्ट में मिलेंगे? सीरम में मिलेंगे। अगर आपको किसी भी पैथोजन का या एंटीबॉडी चेक करना है तो सबसे पहले आप उसका सीरम तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या तैयार करेंगे? सीरम। और सीरम में कंफर्म है कि आपको एंटीबॉडीज मिल जाए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा में भी पाया जाता है, लिम्फोइड्स फ्लूइड्स में भी पाए जाते हैं और आपके सीरम में भी पाया जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे अधिक सीरम में पाए जाते हैं। क्यों सीरम? देखिए, ये सीरम ये मोस्टली रूप से आपका जनरली सीरम में ही पाए जाते हैं जितने एंटीबॉडीज होते हैं। प्लाज्मा में भी पाया जाता है, लेकिन इसके कंपैरेटिव में कम। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो 1,60,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1,60,000। और आईजीए का मॉलिक्यूलर वेट कितना था? आईजीजी का जो मॉलिक्यूलर वेट था वो 1.5 लाख था। तो उसके तुलना में मैंने देखिए वो डाइमर बताया था, अरे सॉरी, वो आपको एक सिंगल स्ट्रैंड में आपको बताया था, लेकिन ये डाइमर के रूप में होता है। देखिए, एक इधर है, एक आपका इधर है, 2 एंटीबॉडीज के रूप में देखिए आपको जुड़ा है। देखिए, तो इसीलिए इसको डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइमर। तो डाइमर है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट उसकी तुलना में तो ज्यादा होना ही चाहिए।
होना चाहिए ना। तो इसी का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है कितना आता है 1,60,000। इतनी 2 पॉइंट समझ में आया, कहाँ पाया जाता है, उसका वेट कितना है, इतना समझ आया। मोस्टली सीरम में। अगर कोई कह रहा है कि प्लाज्मा में भी, बोल देना कि हाँ चलो प्लाज्मा में। अगर कोई कह देना है फ्लूइड में, लिम्फोइड फ्लूइड में, हाँ लिम्फोइड फ्लूइड ना जी। तो ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा, सीरम में। सीरम तो बना ही लेते हैं ना। मॉलिक्यूलर वेट 1,60,000। इसका वजन, इसका जो स्ट्रक्चर में बनाया इसका वजन कितना है 1,60,000। अगर हम बात करें सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, ये यूनिट होती है और इसकी ये सेडिमेंटेशन कांस्टेंट 7S होता है। उसमें भी मैंने आपको 7S बताया था, IgG में भी। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट यूनिट होती है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें, मतलब कि मान लीजिए किसी का सीरम आप तैयार कर ली, तो अगर आपको उसका नॉर्मल रेंज पता करना है कि हाँ सर जी इसमें अगर आप सीरम तैयार किए हैं तो इस सीरम में IgA कितना पाया जाएगा, होगा ना, होना चाहिए कि नहीं। तो अगर इसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 0.6 से लेके 4.2 mg/dl। 0.6 से लेके 4.2 mg/dl इसका क्या है नॉर्मल। अच्छा ये बताओ ये अगर mg है तो सॉलिड है कि लिक्विड है, सॉलिड है। वैसे इसीलिए तो हम आपको बताए थे प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, सॉलिड है, नॉट फॉर लिक्विड। भले ही वो लिक्विड में पाया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो लिक्विड है, नहीं लिक्विड है ना। कहानी तो वही हुई ना कि अगर आप चीनी को पानी में डाल देंगे क्या चीनी को लिक्विड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, आप सॉलिड उसमें से निकाल भी सकते हैं। आपके पास उसको इवेपोरेट कर दीजिए, वाष्पन कर दीजिए, आपका सॉलिड फिर चीनी तैयार हो जाएगी ना। मिली हो सॉलिड के रूप में मिली ना। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो भी तो हमारा सॉलिड कंपोनेंट ही है ना। बस यही अंतर है कि आपके पास मशीन ये नहीं, आपके पास टेक्निक ही नहीं पता है। लेकिन जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक ये आपका नॉर्मल रेंज दिया होगा तो उसके पास मशीन रही होगी तभी तो ये इतना निकाला mg/dl में दिया होगा। तो आप ऐसे नहीं ना कर सकते हैं कि ये क्या है, लिक्विड है। अरे यार वो पानी में पाया जा रहा है तो उसकी क्या गलती है, प्लाज्मा आपका 50% है तो उसकी क्या गलती है, लेकिन तो सॉलिड कंपोनेंट में उसके रूप में पाया जा रहा है ना वो। ये यूनिट से ध्यान रखिए, mg/dl का मतलब होता है मास, ये ना mg/dl। 1 डेसीलीटर अगर आप लेंगे, 1 डेसीलीटर अगर सीरम तैयार किए उसमें कितना आपको मिलेगा 0.6 से लेके 4.2 mg/dl। 1 डेसीलीटर ब्लड अगर सीरम तैयार किए तो उसमें आपको IgA कितना मिलेगा 0.6 से लेके 4.2। एक हिंदी बोल रहे हैं तो हंस रहे हो, हाँ तो 0, अच्छा ठीक है चला, 0.6 से लेके 4.2 mg/dl। लिक्विड सॉलिड में कुछ अंतर समझ में आया। प्लाज्मा प्रोटीन में अच्छा ये बताओ IgA प्लाज्मा प्रोटीन से ही मिलकर बना है ना, और वो भी प्लाज्मा प्रोटीन के कौन से पार्ट से, गामा किसका पार्ट है, ग्लोबुलिन का, किसका पार्ट है, ग्लोबुलिन का। ग्लोबुलिन हम आपको बताए थे हमारे प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और 8% सॉलिड प्लाज्मा प्रोटीन होती है। कितना परसेंटेज, 8% सॉलिड प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो 8% में भी मैंने बताया था 7% प्रोटीन होती है, 0.9% ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक बताया था ना जी, ऑर्गेनिक 0.1% ये बताया था ना ये चीजें। और 7% मैंने 4% एल्बुमिन बताया था, 2% ग्लोबुलिन बताया था और 0.5% प्रोथ्रोम्बिन, 0.5% फाइब्रोजिन। ये नहीं बताया था मैंने, बताए थे। और उसमें हमने आपको बताया था ग्लोबुलिन जो 2% होती है वही ग्लोबुलिन 3 प्रकार की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। और जिसमें से गामा ग्लोबुलिन ही आपके
बनाने में क्या करती है? तो प्लाज्मा का पार्ट है कि नहीं? तो हम सॉलिड बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना? बोलेंगे क्या? बोलते हैं ना, बोल सकते नहीं, बोलेंगे ना। तो ये एंटी आईजीए जो एंटीबॉडी, जितने एंटीबॉडीज होते हैं वो सारे सॉलिड कंपोनेंट के होते हैं ना। तो दिमाग में तनिक भी मत रखना कि वो प्लाज्मा में पाया जा रहा है, तो इसलिए क्या है? लिपिड। इतना समझ में आया? अगर सर जी इसकी हम हाफ लाइफ की बात करें, अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ टाइम, सॉरी टाइम है, हाफ और टाइम। इसकी जैसे कि अगर जीवन काल की बात करें ना, अगर इसके हम जीवन काल की बात करें ना, तो ये 6 से 8 दिन में ना, इसका जब 6 से 8 दिन जाता है तो इसका कंसंट्रेशन क्या कर जाता है? आधा ना, इसका कंसंट्रेशन आधा होता है। हाफ टाइम का फार्मूला भी होता है, हाफ टाइम 0.693 into लैम्डा, ये फार्मूला होता है ना, 0.693 into लैम्डा। ये फार्मूला आपको केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फार्मूला का मतलब ये होता है कि जो ये 6 से 8 दिन है ना, मैंने आपको उस वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक किया था, मैंने बोला था कि उतने दिन के बाद वो कम होने लगता है, लेकिन नहीं, ये उसका कंसंट्रेशन क्या करने लगता है? आधा हो जाता है। जब 23 दिन पार करता है, उस वीडियो में आईजीजी वो वहां पे 23 दिन के पे आधा हो जाता है। तो यहाँ पर भी 6 से जब 8 दिन इसका होता है ना कंसंट्रेशन आईजीए का, तो इसका कंसंट्रेशन क्या कर जाता है? आधा हो जाता है। जैसे कोई आपके मान लीजिए कोई आईजीए कोई किसी पैथोजन या आप में आया, ये जनरली आपको कोलेस्ट्रॉल या माँ के दूध के जो कोलेस्ट्रॉल आता है ना, पहला दूध, माँ के फर्स्ट मिल्क जो आता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। वो काफी एंटीबायोटिक, सॉरी काफी उसमें न्यूट्रिशनल होता है ना, और हमारे बच्चे जो भी बच्चे होते हैं उनसे जो डिलीवर करते हैं, उस बच्चे को न्यूट्रिशन के साथ साथ उसकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में क्या करती है? सहायक होती है। तो जानते हो कौन इम्यून आता है? जानते हो? यही आईजीए। क्वेश्चन पूछता है कि माँ के कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडीज मिलता है, तो आप क्या बताएंगे? आईजीए। क्वेश्चन पूछेगा कि आपके टीयर में, आपके आंसू में बहते समय कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है, क्या बताएंगे? आईजीए। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सलाइवा या इंटेस्टाइनल या नेजल सिक्रीशन में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ये कह रहा है कि हाफ टाइम की बात करें तो इसका 6 से 8 दिन में ना, जैसे मान लीजिए बच्चा ले लिया मिल्क से, कोलेस्ट्रॉल से ले लिया, तो जब वो 6 दिन तक ले जाएगा ना, लेने के बाद 6 दिन तक, तो उसका कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा? आधा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई मान लीजिए ये पेन है, इसको मैंने इंक भर दिया ना, इसको इंक भर दिया, मैंने बोला कि इसके हाफ टाइम जो है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल मैंने ले लिया कि मान लीजिए ये इंक है, इसका हाफ टाइम 10 दिन है ना जी। तो मैंने जब हाफ टाइम की बात किया ना, तो ये 10 दिन में ना इसका इंक जो होगा वो आधा हो जाएगा, इसका इंक आधा खत्म हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाफ टाइम ना। जैसे घर में मिठाई बनौले हो ना, तो आप बोलते हैं ना कि ये इतना दिन में मिठाई आधा हो जाए ना, आधा लोग खा लेंगे, 10 दिन में आधा खत्म हो जाए, ऐसे बोलते हैं ना। तो 10 दिन जो है ना आपका, आधा जब खत्म हुआ तो वो हाफ टाइम है, लेकिन वो फुल टाइम 20 दिन होगा ना, 20 दिन होगा ना। तो हाफ टाइम अगर बात करें तो अगर उतना दिन के बाद आधा हो जाए, समझ में आया? तो उसी तरह ये जो आईजीए एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये 6 से 8 दिन में ना आधा हो जाती है। मतलब अगर पहले रही ना तो काफी कंसंट्रेटेड रही, और तो किसी भी प्रकार के पैथोजन को एक्टिव ना करे, तुरंत इमीडिएट एक्शन करेगा। अगर वही 6 से 8 दिन बेसी होके लगा माला, तो ये इसका कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा? आधा हो जाएगा। और जब आधा हो जाए तो जब भी कर ला पैथोजन आपको अटैक करेगा ही।
उसे सही तरीके से लड़ नहीं पाएगा, होगा ना। तो देखिए कह रहा है इट फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड टीयर माने आंसू, बाइल जानते हैं ना लीवर से जो सिक्रीशन होता है, स्लाइवा जानते हैं ना सिलेरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, इंटेस्टाइन से जो पार्ट निकलता है उसको इंटेस्टाइनल, नेजल सिक्रीशन नाक से जो सिक्रीशन निकलता है उसी को नेजल सिक्रीशन बोलते हैं। तो इन रीजन में ये सबसे पहले सेंसिटिव यहीं पे पाया जाता है। ये जो IgA है ना, ये IgA यहाँ पे आपको इसके रूप में ये क्या करेंगे मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, सलाइवा के रूप में, टीयर के रूप में, नेजल सिक्रीशन के रूप में, इंटेस्टाइनल के रूप में। अगर क्वेश्चन पूछे कोई कि अगर कोई पैथोजन हमारे नेजल से पास कर रहा है तो सबसे पहले किस एंटीबॉडी से मिलेगा, अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि अगर कोई आँख से यहाँ से अगर कोई पैथोजन पास कर रहा है तो सबसे पहले कौन से एंटीबॉडी से मिलेगा, IgA। ये पॉइंट समझ आया। सबसे पहले पैथोजन यही IgA इसको मार के भगाएंगे जिस जहाँ पाया जा रहा है ना। इसीलिए बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलती है कोलेस्ट्रॉल से, कहा जाता है ना कि बच्चे को माँ का पहला दूध पिलाना चाहिए। ये सुनिए ना, माँ का फर्स्ट मिल्क जो होता है काफी न्यूट्रिशनल होता है और उसी न्यूट्रिशनल के रूप में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA। क्वेश्चन पूछता है कि कोलेस्ट्रॉल में कौन से एंटीबॉडी पाई जाती है तो आप क्या बताएंगे, इंपॉर्टेंट है ना। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि माँ से जो माँ से इम्यूनिटी मिलती है वह इम्यूनिटी कौन सी होती है, तो IgA। समझ रहे हैं कि नहीं, माँ से जो इम्यूनिटी मिलती है कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, IgA ना। अगर हम इसकी ये पॉइंट समझते हैं जी, हाँ, अगर हम इसकी प्लेसेंटा क्रॉस की बात करें तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, जैसे कि मैंने IgG ही बताया था, ओनली फॉर एंटीबॉडी जो IgG होती है वही प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। प्लेसेंटा क्रॉस के लिए तो मतलब क्या हुआ, जो बेबी माँ के यूट्रस में ग्रो करता है तो वो प्लेसेंटा से ऐसे जुड़ा रहता है ना। ये हमारा ये देखिए ये आपका फंगस, ये यूट्रस होता है, यूट्रस में बच्चा ऐसे डेवलप करता है ना जी। तो इस भाग को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा जानते हैं ना, ये प्लेसेंटा काफी कुछ सबस्टेंस के लिए परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी की तरह काम करता है। ये सभी सबस्टेंस को अंदर नहीं जाने देता है ना। तो कह रहा है कि जो IgG जो आप पढ़े थे वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर बच्चे में जाता था ना, प्लेसेंटा को क्रॉस कर बच्चे में जाता। इसी कारण इरेक्थ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस में हम आपको जो बताए थे तब वो केसेस में क्या था, आपका IgG बन जा रहा था और IgG ये प्लेसेंटा क्रॉस कर बच्चे को क्या कर दे रहा था, खंज कर दे रहा था। ये केसेस था ना। तो IgG ही केवल प्लेसेंटा क्रॉस करती है, अन्य इम्यूनिटी कोई भी इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज क्रॉस नहीं करती है। वही लिखा है कि इट डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा को क्रॉस। ये पॉइंट समझ में आया। प्लेसेंटा का मतलब कि इस बच्चे को केवल उन्हीं पदार्थ को ये भेजेगा जो बच्चे के लिए न्यूट्रिशनल ना, और इसका इसेक्टिव मटेरियल को बाहर भेजेगा, और ये नहीं कि माँ का ब्लड अंदर आ जाएगा, ऐसा कोई किसे नहीं है। क्यों न्यूट्रिशनल चीज, इसीलिए कहा जाता है ना कि माँ जितनी न्यूट्रिशनल खाइए उसने बच्चों पैदा अच्छा होगी। तो ये न्यूट्रिशनल जाना जाता है ना कि माँ का ब्लड जाता है ना। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डायमर के रूप में पाया जाता है। देखो ये डायमर जो आपस में जे चेन के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। दो जे देखिए ये आपको हम बता दे रहे हैं, कुछ ये हैवी चेन है, ये क्या है, लाइट
चेन है। तो लाइट चेन, ये लाइट चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े थे ना। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन किया था। अगर इसके बारे में अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप क्लिक कर देख सकते हैं ना। लेक्चर नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे रूप में दिया है। तो देखिए ये आपका जो लाइट चेन होती है, सॉरी हैवी जो चेन होती है, ये हैवी चेन आपस में दोनों जे चेन के द्वारा जुड़ी होती है, इसीलिए इसको ज्वाइनिंग चेन के नाम से जानते हैं। कौन से चेन से जुड़ी होती है? जे चेन। और इसी जे चेन को हम ज्वाइनिंग चेन के नाम से भी जानते हैं। और इसके रूप में आपको देखो ऐसे ऐसे कुछ आपको पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो पार्ट होता है ना, सेक्रेटरी पोर्शन होता है। ये कौन सा पार्ट होता है? सेक्रेटरी प्रोटीन होती है, जो हम आपको बताएंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है जनरली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। आपका एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट पीस होता है, दूसरा आपका सेक्रेटरी पीस होता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि इसका जो चेन होता है किन दो, इसका सॉरी एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है किन 2 चीज से मिलकर बना होता है। तो वो जो 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक सेक्रेटरी पीस होता है और एक आपका कौन सा पीस होता है? ट्रांसवर्स पीस होता है। तो फिलहाल में हम ये बात करेंगे कि ये जो आपको धागेनुमा संरचनाएं दिख रही है, इसको हम सेक्रेटरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और ये जनरली सेक्रेटरी प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन नामक चीज से कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, इसीलिए हम इसको सेक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। और ये आपका देखिएगा शेप की बात करें तो डबल वाई शेपेड होता है। देखो ये वाई शेपेड है कि नहीं? ये एक वाई ये और एक वाई ये, तो डबल वाई शेपेड होता है, इसीलिए इसको डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइमर। क्वेश्चन पूछता है कि आईजीए डाइमर होता है कि पेंटामर होता है? डाइमर होता है ना। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे नीट में ये क्वेश्चन पूछा था कि आईजीए डाइमर है कि पेंटामर है। तो हम जब नेक्स्ट आपको आईजीए के बाद आईजीई पढ़ाएंगे गेमर ना, तो उसमें हम आपको बताएंगे डाइमर, मोनोमर, पेंटामर। वो जो आईजीजी था ना वो मोनोमर था, एक ही बनाए थे ना स्ट्रक्चर, उसीलिए उसको मोनोमर बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? मोनोमर। वो एक ही स्ट्रक्चर बनाए थे, ऐसा एक ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ देखना ना, 2 स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो ये 2 स्ट्रक्चर के रूप में जे चेन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और यही जे चेन आपस में जुड़कर ये डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। समझ रहे हैं? कोई क्वेश्चन पूछे कि आईजीए डाइमर होता है कि मोनोमर होता है कि पेंटामर होता है, तो डाइमर होता है। डाइमर का मतलब 2 आपका देखिए 2 हैवी चेन ना, 2 लाइट चेन ना, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन आपस में जे चेन के द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसी जे चेन को हम ज्वाइनिंग चेन के नाम से भी जानते हैं ना। तो ये हम उम्मीद किए होंगे कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर हमारे वीडियो पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के दबाकर आप उसको क्लिक कर आप सूचना के रूप में नेक्स्ट वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब किए नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं। नमस्कार, बाय।